हाय दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इस वीडियो में हम एक जनरल इशू पर बात करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे यूज़र्स फेस कर रहे होते हैं। जैसा कि इस पर्टिकुलर वीडियो की एग्जांपल में आपको एक कैश बुक नज़र आएगी, जिस कैश बुक के अंदर आपके पास कुछ कॉलम्स हैं या लाइकवाइज जो नॉर्मली हमारे पास कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट और फिर लास्ट में बैलेंस। अब यूज़र को बेसिकली एक सेपरेट शीट में एक स्पेसिफिक लाइन आइटम का या पर्टिकुलर का बैलेंस एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द कैश बुक, ठीक है। एंड इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल वांडा है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, या कोई ऑयल है या किसी की सैलरी है, सो इट कुड बी या रेंट एक्सपेंस है, सो इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम द कैश बुक। और यूज़र की रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी पर्टिकुलर मौजूद है उस कैश बुक में, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर वांडा की एग्जांपल लेंगे। सो ऑल्दो ट्रांजैक्शंस बहुत सारी होंगी, मल्टीपल होंगी डेफिनेटली, तो उसकी हमें पर्टिकुलर डेट्स मिल जाए और डेबिट या क्रेडिट का जो बैलेंस मौजूद है कैश बुक में वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ पर वो तमाम एक्सेल के यूज़र्स जो वी लुकअप को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो ये ज़रूर कहेंगे कि कैश बुक के अंदर डेफिनेटली जब हम अगर लुकअप लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो वांडा है इसकी जो फर्स्ट अकरेंस होगी वो वैल्यू हमें वी लुकअप फैच करके देगा। लेकिन जब सेकेंड अकरेंस या थर्ड अकरेंस इस कैश बुक में हो रही होगी वो फैच नहीं हो सकेगी। तो एक लिमिटेशन होती है वी लुकअप की, और अगर आप इसको इंडेक्स और मैच के फंक्शन से भी करें तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि जो फर्स्ट वर्टिकल अकरेंस से जो पर्टिकुलर को आप निकालना चाहते हो सिर्फ वही वैल्यू आएगी। अब ये सेकेंड अकरेंस, थर्ड अकरेंस यानी nth अकरेंस तक हम कैसे पहुँचें और कैसे हम मुख्तलिफ डेट्स में से उस पर्टिकुलर को निकाल कर एक सेपरेट शीट में एनालाइज करें, ठीक है। इस सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें डेफिनेटली वी लुकअप का तो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ हेल्पर कॉलम्स का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वो हेल्पर कॉलम्स में यानी एक्स्ट्रा कॉलम्स में हम एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम काउंट इफ़ के फंक्शन को ऐड करेंगे, जो हमें नंबर ऑफ़ अकरेंसेस बताएगा कि वो पर्टिकुलर या वो लाइन आइटम कैश बुक में कितनी मरतबा अकर हुआ है। और हम डेटा सेट के यानी कैश बुक के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर एक हेल्पर कॉलम, एक्स्ट्रा कॉलम जनरेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लेफ़्ट साइड पे क्यों कर रहे हैं, हम यानी सेंटर में या कहीं राइट साइड पे उस हेल्पर कॉलम को क्यों क्रिएट नहीं कर रहे? क्योंकि आपको ये भी पता होगा एज अ वी लुकअप यूज़र कि वी लुकअप आपको जो डेटा में से वैल्यूज़ को फैच करके देता है वो फ्रॉम राइट साइड के कॉलम्स में से निकाल के देगा, वो रिवर्स नहीं जा सकेगा। अगर ऐसी सूरत हाल हो जहाँ पर आप कहें कि मैं हेल्पर कॉलम किसी और जगह पर प्लेस करना चाहता हूँ, तो फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी और आपको इंडेक्स एंड मैच को अप्लाई करना होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल सेट के अंदर जहाँ पर हमें कैश बुक में से एक पर्टिकुलर को निकालना है विथ देयर मल्टीपल ट्रांजेक्शंस, उस वक्त हम यहाँ पर वी लुकअप को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। और हेल्पर कॉलम को जो क्रिएट कर रहे हैं वो लेफ़्ट साइड पे क्रिएट कर रहे हैं। सो मैं क्विकली एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और उस यहाँ पर कॉम्बो लिखा है, ठीक है। और अब हम काउंट इफ़ के फंक्शन को यूटिलाइज़ करेंगे। काउंट इफ़ का फंक्शन बेसिकली उसके दो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले काउंट इफ़ के फंक्शन में आप रेंज डिफ़ाइन करते हैं और फिर इसके बाद क्राइटेरिया। तो रेंज को हम बनाएंगे डायनामिक, यानी वो इस तरह से होगी कि उसका जो पहला सेल होगा वह एब्सोल्यूट होगा और सेकंड सेल रिलेटिव होगा, ताकि जैसे ही ये फंक्शन कॉपी होकर डाउनवर्ड्स पेस्ट हो तो रेंज स्टेप बाय स्टेप रॉ वाइज इंक्रीज़ होती जाए और उसी रेंज के अंदर वो क्राइटेरिया चेक होता जाए। और जब वो क्राइटेरिया चेक होता जाएगा उस डायनामिक रेंज के अंदर, तो वो एक नंबर रिटर्न करेगा कि वो पर्टिकुलर अल्फाज जो है वो उसकी अकरेंस क्या है, यानी वो एक मरतबा आया है या दो मरतबा आया है या तीन मरतबा आया है, ठीक है। और उसी अकरेंस नंबर्स को हम ज्वाइन करेंगे इसी पर्टिकुलर नेम के साथ, जिससे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एक नया कॉलम बनेगा और उस कॉलम में कोई डुप्लीकेट नहीं होगा। तो जब डुप्लीकेट नहीं होगा तो हम इस कॉलम को बेस बनाएंगे और लुकअप के अंदर कुछ ट्रांजिशंस करेंगे, यानी कुछ मज़ीद फंक्शंस को नेस्ट करेंगे जो हमें हेल्प आउट करेगा कि इस कैश बुक में से आप एक पर्टिकुलर को दूसरी शीट पे मल्टीपल अकरेंस के बैलेंसेस के साथ कैसे डेटा को निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब ज़रा स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैंने पिक किया C3 का सेल, ठीक है, और रेंज को ख़त्म करने के बाद कॉमा लगाया और इसके बाद क्राइटेरिया भी हम C3 से स्टार्ट कर रहे हैं। रिमेंबर दैट क्योंकि हमें काउंट इफ़ के अंदर रेंज को डायनामिक बनाना है, स्टेप बाय स्टेप, यानी रेंज को एक्सपेंड करना है, तो हमने फर्स्ट सेल को एब्सोल्यूट रखा है और दूसरे को रिलेटिव रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट करूँगा, आप देख सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर आपकी इस कैश बुक में जितनी मरतबा अकर होता जा रहा है उसके सामने वो नंबर जनरेट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं देखता हूँ पर्टिकुलर्स के कॉलम में वांदा को, तो वो यहाँ पर एक उसकी अकरेंस अब तक एक मरतबा हो चुकी है। जैसे ही थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो अब इस अल्फाज की जो अकरेंस है वो सेकंड टाइम हो चुकी है। फिर थोड़ा सा और डाउनवर्ड्स देखते हैं डेटा को, तो अब इस अल्फाज की जो अकरेंस है वो तीसरी मरतबा हो चुकी है। सो अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि काउंट इफ़ बेसिकली हमने इसको इस तरह से यूटिलाइज़ किया है कि वो हर पर्टिकुलर के नाम को काउंट करता है कि वो डेटा में जैसे जैसे नीचे डेटा बढ़ता जा रहा है वो कितनी मरतबा अकर हो चुका है, ठीक है, कितनी मरतबा डेटा में आ चुका है। अब इसी लॉजिक को हम ज्वाइन कराएंगे पर्टिकुलर के नाम के साथ, ठीक है, और फार्मूला को कॉपी पेस्ट कर देंगे डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये जो अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम है जनाब, ये एक ऐसा कॉलम बन चुका है जिसमें कोई डुप्लीकेशंस नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है, इस हेल्पर कॉलम को बनाने के बाद मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ फॉर माय अंडरस्टैंडिंग कि जी मुझे इसमें कोई चीज़ अब डिलीट नहीं करनी, वरना मेरा जो लॉजिक होगा नेक्स्ट शीट पे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने उसको यहाँ हाईलाइट करके रखा है कि अगर हम अपनी इस कैश बुक को नॉर्मल रेंज में रखते हैं, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट नहीं करते इनटू टेबल फॉर्मेट, प्रॉब्लम ये होगा कि इस वक्त आपको जो ट्रांजैक्शंस नज़र आ रही हैं इन द कैश बुक विच इज़ फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल द 31 अक्टूबर। अब लेट्स से कि नवंबर का मंथ स्टार्ट हुआ और मैंने मज़ीद कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर ऐड करना स्टार्ट कर दी, इसी के नीचे डेटा अपेंड होना स्टार्ट हो गया। सो प्रॉब्लम ये होगा कि मुझे अगेन इस शीट के अंदर जो भी मैंने नेम रेंजेस सेलेक्ट की होंगी उनको रिवाइज़ करना पड़ेगा, यानी मुझे अगेन उसको उस डेटा सेट को एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसकी रेंजेस को चेंज करना पड़ेगा, और ये हर मरतबा होगा जब मेरी कैश बुक में ट्रांजैक्शंस इंक्रीज़ होती चली जाएंगी। तो मुझे साथ साथ ये भी सोल्यूशन चाहिए कि मैं एक मरतबा लॉजिक ऐसा क्रिएट करूं कि वंस जब ट्रांजैक्शंस ऐड भी होती हैं नेक्स्ट टाइम, तो ऑटोमेटिकली मुझे इस पर्टिकुलर शीट के अंदर उस फार्मूले को बार बार मॉडिफाई ना करना पड़े, ठीक है। सो उस सूरत हाल में हम क्या करते हैं, उस सूरत हाल में हम करते ये हैं कि हम अपने डेटा सेट को सेलेक्ट करते हैं, इंटायर डेटा सेट को सेलेक्ट किया, और इंसर्ट के टैब में हमारे पास एक ऑप्शन होता है टेबल का, यानी हम इस नॉर्मल रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। और टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आप देखें ऊपर आपको राइट साइड पे टेबल डिज़ाइन का एक टैब नज़र आएगा। आप अपने टेबल का नाम भी रख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 लिखा हुआ है, लेट सपोज मैंने इसका नाम रख दिया डेटाबेस, ठीक है। अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर ऐड होती जाएंगी, ठीक है, और मैं लॉजिक क्रिएट करने के बाद उसको यहाँ अप्लाई भी करूँगा, जितनी ट्रांजैक्शंस अब ऐड होती जाएंगी यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरे बैलेंसेस यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। अगर ये काम मैं यहाँ नहीं करता तो फिर कैश बुक के अंदर मुझे मैनुअली हर दफ़ा जब मेरा डेटा इंक्रीज़ होता तो मुझे यहाँ फार्मूले में भी वो रेंजेस इंक्रीज़ करनी पड़ती, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं फार्मूला की तरफ। सो इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू डेफिनेटली डायरेक्टली B2 का सेल नहीं होगा, बल्कि इस मरतबा हमें जो फोकस करना है वो हमारी कैश बुक के अंदर जो पहला कॉलम है उस लिहाज से हमें अपनी लुकअप वैल्यू को मॉडिफाई करना है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगी एज ए एक्सेल यूज़र कि वी लुकअप में जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, ठीक है, वो हमेशा डेटाबेस के पहले कॉलम में सर्च होती है। तो जो भी लुकअप वैल्यू होगी वो हमेशा पहले कॉलम में सर्च होगी, और पहले कॉलम को इसीलिए हमें डायनामिक बनाना है। तो हमने यहाँ पर अप्लाई किया वी लुकअप रॉज, ठीक है। फिर हम एक और फंक्शन इसमें ऐड कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड रॉज, और लेट्स से हमने सेल रेफरेंस पिक किया A1 टिल A1, ठीक है, और इसमें फर्स्ट सेल को आप एब्सोल्यूट करेंगे बाय प्रेसिंग F4 की, ठीक है।
अच्छा, इसका मैं लॉजिक बताता चलूँ। ऑल दो मैंने इस तरह की सिमिलर वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल बेसमेंट पे ऑलरेडी रखी हुई है, लेकिन जो यूज़र इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल के हैं वो उसको बड़ी आसानी से समझ लेंगे कि हमने क्यों रॉस को ऐड किया है। बेसिकली ये जो यूटिलिटी है, ये जो फंक्शन है, ये सीरियल नंबर जनरेट करेगा 1 2 3 4 5, जैसे ही मैं इसको कॉपी करूँगा डाउनवर्ड्स, ठीक है। और क्योंकि हम जो ये पर्टिकुलर है वांडा, इसका जो आउटपुट है वो वर्टिकली निकालेंगे, यानी इस कॉलम में निकालेंगे, तो इसीलिए हमने रॉस के फंक्शन को यूज़ किया है। अगर यही बैलेंसेस मुझे हॉरिजॉन्टली निकालने होते, एक्सट्रैक्ट करने होते फ्रॉम द डेटा, तो मैं रॉस की जगह कॉलम्स का इस्तेमाल करता। साथ ही साथ हमने इस रेंज को डायनामिक बनाया हुआ है कि जैसे ये रेंज एक स्टेप डाउनवर्ड जाएगी तो एक नया सीरियल नंबर जनरेट होगा, ठीक है। सो इफ़ यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव references and absolute references, so you will understand easily, ठीक है, if you are an intermediate Excel user। सही है जी। सो इस फंक्शन को अप्लाई करने के बाद हमने एम्परसेंड का साइन लगाया और जो हमारा एक्चुअल पर्टिकुलर है जो एक सेल में मौजूद है हमने लिखा है उसको, उसके साथ उसको ज्वाइन कर दिया। देन टेबल एरे, आपको याद होगा अब टेबल एरे का मतलब ये होता है कि आप कैश बुक के इंटायर डेटा को सेलेक्ट करें। तो कैश बुक के अंदर जो डेटा है उसको हम नाम दे चुके हैं ऑलरेडी, हम उसको टेबल में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो वो जो नाम है दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस। देखें यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, जैसे मैंने इनिशियल लिखे डेटाबेस नज़र आ रहा है, मैं इसको लिख दूंगा, यानी टैब की प्रेस करूँगा, ये टाइप हो जाएगा। इसके बाद मुझे कॉलम का नंबर बताना है, तो मुझे डेट्स चाहिए, ठीक है। सो लेट्स से डेट्स जो है वो सेकंड कॉलम में है और फिर मुझे एग्जैक्ट मैच करना है, तो मैंने फॉल्स का इस्तेमाल किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट डेट आ रही है वो है 2 अक्टूबर 2020, और जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट करता हूँ तो मुझे ये पता चला कि इस वक्त वांडा की जो टोटल ट्रांजेक्शन्स हैं वो हैं 7, ठीक है। और इसके बाद NA आ रहा है क्योंकि मज़ीद ट्रांजेक्शन्स नहीं है। जैसे ही मज़ीद ट्रांजेक्शन्स ऐड हो जाएंगी NA की जगह वो डेट आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये जो हैशटैग NA है नॉट अवेलेबल, प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इस एरर को हाइड करेंगे और इस एरर को हाइड करने के लिए हम इफ़ एरर के फंक्शन को इसमें ऐड कर देंगे इस वी लुकअप के अंदर, ठीक है। सो इक्वल्स टू इफ़ एरर आपने लिखा और बिल्कुल एंड में जाके आपने कॉमा ऐड किया और 2 मरतबा इन्वर्टेड कॉमास, जिसका मतलब होता है ब्लैंक, कि अगर एरर होगा तो सेल ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी सेम फॉर्मूला को हम डेबिट के कॉलम में भी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चेंज होगा कि आउटपुट इस मरतबा सेकंड कॉलम से नहीं आएगा, इस मरतबा आउटपुट थर्ड कॉलम से आएगा, फोर्थ कॉलम से आएगा, सॉरी, ठीक है। फोर्थ कॉलम से हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो अगर कोई डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, अगर नहीं होगा तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से अगेन मैंने इस फार्मूला को कॉपी किया, इस मरतबा क्रेडिट साइड पे आ गए और 4 की जगह आउटपुट कॉलम 5 हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 7 ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं और इनका टोटल क्रेडिट जो है वो सम हो रहा है 5,26,500। अब लेट सपोज इन केस इन फ्यूचर जैसे ही मेरे पास एक और ट्रांजेक्शन आती है इसी अकाउंट की, वांडा की, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं एक कॉपी करता हूँ और मैं कहता हूँ ये जनाब ट्रांजेक्शन है 18 नवंबर की, ठीक है। टाइटल यहाँ लिखा, ठीक है जी, और डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है, क्रेडिट में लेट सपोज 50,000 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखें जैसे ही मैं अपनी उस शीट पर वापस जाऊंगा ऑटोमेटिकली ये ट्रांजैक्शन 18 नवंबर की ऐड हो चुकी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस नॉर्मल डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस इन फ्यूचर आएंगी वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर अकाउंट से यहाँ पर ईजिली फैच हो जाएंगी, ठीक है जी। सो ये सिनेरियो हमने डिस्कस किया, आई होप ये अंडरस्टैंडेबल होगा। ऐसे तमाम सिनेरियोज, ये एग्जांपल बेसिकली एक कैश बुक की थी जिसमें से हमें एक पर्टिकुलर को निकालना था बिकॉज उसकी मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स थी, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इसको। इस तरह के बड़े कॉमन इश्यूज इंडस्ट्री में होते हैं रिगार्डिंग डेटा सेट्स, जिसमें अगर पहले कॉलम में या किसी पर्टिकुलर में डुप्लीकेशंस होती हैं, सो वी लुकअप उसको हैंडल नहीं कर पाता, इसीलिए हम इस एक्स्ट्रा कॉलम की वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर इस वर्किंग कॉलम को हम वी लुकअप के अंदर मज़ीद फंक्शंस के साथ नेस्ट कर देते हैं ताकि हमारे बैलेंसेस आसानी से एक्सट्रैक्ट हो सकें।